विद्या भारती। सखी सहेली। सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को पूनम त्रिपाठी और नेहा शर्मा का नमस्कार। और नेहा कैसी हो? मैं तो भीगी भागी ऐसे कह सकते हैं क्योंकि बारिश का मौसम है तो सब कम से कम इसी तरह से चल रहे हैं, किसी तरह से भीग रहे हैं, भाग रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल भीग कर भाग रहे हैं। हाँ, ये भी हो रहा है भाई, लेकिन बचना, क्योंकि बारिश में ना स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना पड़ता है। बारिश में स्वास्थ्य का तो ध्यान रखना ही पड़ता है और इसके बारे में आपने बातें की भी बहुत सारी जो हमने सुनी, लेकिन अब हम कुछ और बातें करने वाले हैं। हाँ, क्योंकि आज सोशल मीडिया दिवस भी है और सोशल मीडिया से तो हम अपने सभी श्रोताओं से रूबरू होते हैं। बिल्कुल। तो उनसे हम कुछ बातें भी करेंगे, लेकिन उससे पहले आज क्या क्या हम बातें करने वाले हैं इसके बारे में बता दें। बिल्कुल। और आज है अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस और अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस भी है आज। और सखी विशेष में आज हम बात करने वाले हैं भारती शिवाजी की। जी हाँ, और जो कि खाना भी न बनेगा। अरे हाँ, व्यंजन की तो बातें होंगी भाई। और मौसम भी है तो हम चाहेंगे श्रोताओं से कि वो बढ़िया बढ़िया जो व्यंजन बना रहे होंगे बरसात के समय में, पकौड़ियाँ। हाँ, पकौड़ियाँ किस किस तरह की पकौड़ियाँ बना रहे हैं, तो वो व्यंजन विधि हमसे शेयर करें, साझा करें ना। और सोशल मीडिया दिवस है, शेयर करें, साझा करें, हम तभी कह पा रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया आ गया है जिसके जरिए आप तुरंत अपनी बातें हम तक पहुंचा पाते हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं पूनम जी कि सोशल मीडिया का क्या अच्छी चीज है, उसकी हमारे श्रोताओं को क्या लगता है कि सोशल मीडिया की सबसे अच्छी बात क्या है और सोशल मीडिया की कौन सी ऐसी बात है जो उन्हें अच्छी नहीं लगती या उन्हें लगता है बदलनी चाहिए। बिल्कुल, यानी कि दोनों पक्ष क्या सही है और क्या इसके दुष्प्रभाव हो सकते हैं। हाँ। वो दोनों आप हमें लिखकर कमेंट्स करिए और हम इंतजार करते हैं आपके कमेंट्स का, टिप्पणियों का। लेकिन आज जो दिवस है उसके बारे में भी कुछ बातें करनी चाहिए क्योंकि उनका इंतजार कितना किया जाए। तो सबसे खास दिवस अगर हम कहें तो अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस है आज। और भारतीय लोकतंत्र में संसद जनता की सबसे बड़ी संस्था है और ये एक ऐसी लोकतांत्रिक संस्था है जहां जनता के चुने हुए प्रतिनिधि उनके हित की बात करते हैं और देश की राजनीतिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में अपना योगदान देते हैं। भारतीय संविधान की अगर बात करें तो ये संघीय विधानमंडल को ही हम यहाँ संसद कहते हैं। ये देश के शासन की नींव कही जा सकती है। बिल्कुल। और विभिन्न देशों के संसदों का एक संगठन है जिसे अंतर संसदीय संघ कहा जाता है। इसका उद्देश्य है कि पूरी दुनिया में शांति और सहयोग से संसदीय संवाद कायम रखते हुए लोकतंत्र को मजबूत बनाया जाए। संसदों का ये वैश्विक संगठन जो है ये 1889 में इसी तारीख को स्थापित हुआ था, यानी कि 30 जून को। इसलिए 30 जून का दिन साल 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव से अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस के रूप में चुना गया। बिल्कुल। तो इस तरह से संसदीय दिवस तो हम मना रहे हैं, लेकिन साथ ही हम मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस। तो ये क्या है, क्योंकि बहुत से लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता है, इसीलिए तो ये दिवस मनाया जा रहा है। बिल्कुल। लेकिन नेहा, ये भी है कि जैसे हम सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं ना, तो हमारे जो श्रोता है, सखी सखा बोलना चाहिए, ये सब सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं तो इनको सब पता होता है। इसलिए बहुत सारे कमेंट्स में हमें ये सारी बात पता चल चुकी है कि हमारे श्रोताओं को भी बहुत सारी बातें पता है जो हम बताना चाहते हैं। बिल्कुल। लेकिन हम फिर भी बताएंगे क्योंकि हर साल 30 जून को मनाया जाता है इंटरनेशनल एस्ट्रॉइड डे, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस। और इसका एस्ट्रॉइड क्या होते हैं अगर बात की जाए तो छोटे चट्टान रूपी पिंड होते हैं जो सूर्य और कुछ ग्रहों के इर्द गिर्द चक्कर लगाते रहते हैं और सौर मंडल में ये हजारों की संख्या में है। तो कभी कभी ये जो आकाशीय पिंड है वो धरती पे आकर गिर जाते हैं और इससे बहुत बड़ा नुकसान होता है। और 30 जून 1908 में एक ऐसी तारीख थी जब साइबेरिया में तुंगस्का नदी के पास बड़ा विस्फोट हुआ और ये क्षुद्रग्रह विस्फोट था। इससे भारी नुकसान हुआ। इसे तुंगस्का प्रभाव कहा जाता है। साल 2016 में एस्टेरॉयड से होने वाले खतरों के प्रति जागरूक करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस मनाने का ऐलान संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किया।
बिल्कुल, और इस दिन का उद्देश्य है कि एस्ट्रॉइड से जो नुकसान होते हैं उसके प्रति लोगों को जागरूक किया जाए, क्योंकि बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो कि इस बात से अनजान है कि ऐसा कुछ होता भी है और ऐसा कोई आकाशीय पिंड भी है जो हानि पहुंचा सकता है। तो इसे लोगों को जागरूक करने के लिए दिन मनाया जाता है और कई वैज्ञानिक रहस्य जो इससे जुड़े हुए हैं वो भी लोगों को बताए जाते हैं ताकि अच्छी तरह से जानकारी मिले लोगों को, और बस इसलिए दिन मनाते हैं। बिल्कुल, और वैसे भी कहते हैं ना, ये ब्रह्मांड जो है बहुत सारे पिंड से बना हुआ है, बहुत सारी छोटे छोटे ग्रह हैं जिसके बारे में हमें पता भी नहीं है। हाँ। ना, वाकई ये बहुत ही विचित्र रचना है कह सकते हैं। खैर, लेकिन एक जो अच्छी सचित्र और बहुत ही अच्छी तरह की रचनाएं हैं जो जिनके बारे में हम अक्सर सुनते रहते हैं, क्या आप वो बता सकती हैं? जी हाँ, गीत। जी, वाकई ये चांद और सितारों की जब बात होती है ना तो मन कहीं और ही चला जाता है। बिल्कुल, और इन दिनों तो वो दिख भी नहीं रहे हैं क्योंकि मॉनसून आ चुका है तो छुप गया है अभी किसी तरह से। और हमारे बहुत से साथियों ने इसी जो हम दिनों के बारे में बात कर रहे थे उनके बारे में बहुत सी जानकारी दी है। तो इससे पता चलता है, हम ये कहते हैं ना बहुत से लोगों को नहीं पता है लेकिन उन्हें सब पता है। तो हमारे साथियों को सब पता है, फिर बहुत से लोगों को शायद ना पता हो, पर इन्हें तो पता है। इन्हें पता है, बिल्कुल। और जैसे बात हो ही रही है सोशल मीडिया दिवस की, तो बहुत से श्रोताओं ने बहुत सी बातें भी लिखी है नेहा। एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि सोशल मीडिया दुनिया भर में अरबों लोग जानकारी साझा करने और संबंध बनाने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं। व्यक्तिगत स्तर पर सोशल मीडिया आपको दोस्तों और परिवार के साथ संवाद करने, नई चीजें सीखने, अपनी रुचियों को विकसित करने और मनोरंजन करने की अनुमति देता है। और हमारे एक और साथी कहते हैं कि हम में से ज्यादातर लोग सोशल मीडिया से जुड़े हैं। मेरा मानना है कि इस दौर का एक सिंड्रोम है साथ साथ होकर भी अकेले होना। ये बहुत ही खराब स्थिति है। लोगों को लगता है कि सोशल मीडिया के जरिए बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जबकि असल में वे अकेले होते हैं। बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने इस बात को माना है। बहुत सारी रिसर्च में भी ये बात सामने आई है कि सोशल मीडिया के जरिए लोगों को एक छद्म यानी कि नकली सुख मिलता है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों में अकेलेपन का भाव बढ़ रहा है। तो ये बात भी बिल्कुल सोचने की है, क्योंकि कई बार हम सोशल मीडिया में इतने ज्यादा खो जाते हैं कि हम आसपास के व्यक्तियों से कटते जाते हैं। बिल्कुल, हम पूरे टाइम फोन में लगे हैं या पूरे वक्त उन्हीं से बातें कर रहे हैं जो जिनसे हम कभी मिले नहीं। बिल्कुल, और कहते भी है ना, एक तरह का ये हम इसके आदी हो जाते हैं। तो किसी का भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना भी कहीं कहीं गलत है। लेकिन ये भी, इस बात से भी हम नकार नहीं सकते ना नेहा कि अगर सोशल मीडिया ना हो ना तो बहुत सी जैसे जानकारी है, अभी तुमने जैसे बोली कि दिवस के बारे में हमारे श्रोताओं ने इतनी अच्छी अच्छी बातें लिख के भेजी, जानकारी लिख के भेजी, तो ये जो हो पाया वो सोशल मीडिया के थ्रू ही हो पाया है, इसके जरिए हो पाया। तो ये हमें देखना है कि भाई कौन सी चीजें हमें किस हद तक उपयोग करनी है। देखिए हमारे हाथ में है, दरअसल हाथ में ही है, वो तो अलग बात है, लेकिन हमारे ही हाथ में कि कितनी देर तक हम फोन पकड़कर उसकी की बारे में सोचते रहेंगे या उसी में खोए रहेंगे। बिल्कुल, या हम जरूरत होने पर जाके लोगों से मिल सकते हैं, क्योंकि कई स्कूल के जो दोस्त हैं वो किसी तरह से सोशल मीडिया के माध्यम से मिले ना। बिल्कुल। तो देखिए किस तरह से अपने समय का सदुपयोग करना है, ये अगर हमें सीखना हो तो हम किसी कलाकार के जीवन में झांक सकते हैं, क्योंकि जो कलाकार है वो अपना एक एक पल, एक एक समय जो है वो पूरी तरह से अपनी कला को समर्पित करता है, और तभी वो एक ऐसा कलाकार बन पाता है जिसके बारे में लोग सालों तक बातें करते हैं। बिल्कुल, और ऐसे ही एक कलाकार थी नृत्यांगना भारती शिवाजी। तो वो आज भी काम कर रही हैं इस क्षेत्र में, और सखी विशेष में उनकी बात करने वाले हैं, और वो हैं मोहिनी अट्टम नृत्यांगना, शोधकर्ता, कोरियोग्राफर, लेखिका और गुरु। तो इतना सारे किरदार वो एक साथ निभाती हैं। क्या बात है, क्या बात है। और इन्होंने मोहिनी अट्टम के विस्तार के लिए इतना काम किया है कि आज मोहिनी अट्टम का नाम भारतीय शिवाजी के नाम के साथ लिया जाता है। उन्होंने इस नृत्य शैली में पूरी तरह से डूबकर इसे न सिर्फ सीखा बल्कि एक शोधकर्ता के तौर पर इस नृत्य शैली की बारीकियों को जाना, समझा और इसे पूरी तरह अपनाकर इस काबिल बनी कि आगे जाकर उन्होंने मोहिनी अट्टम में कुछ बदलाव भी किए।
हालांकि उन्हें इनके लिए आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा और तारीफें भी मिली। भाई कुछ अगर हम अलग करते हैं या चेंज करते हैं तो कई बार आलोचना तो मिलती है, लेकिन ये कहते हैं ना कि असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी है। और ये सारी बातें तो हम जानते हैं, लेकिन अगर अलग अलग शैलियों से जुड़ती हुई वो इस नृत्य शैली से जुड़ी हैं, ये बहुत ही रोचक किस्सा है। किस तरह से ये इस शैली से वो जुड़ी हैं, किस तरह बिना केरल गए उन्होंने मोहिनी अट्टम को आत्मसात किया और बाद में शोधकर्ता की हैसियत से ना जाने कितने ही मुकाम तय किए। तो चलिए क्यों ना भारतीय शिवाजी की जिंदगी की जो शुरुआत है वहाँ चलें। तंजौर के कुंभकोणम में जब कर्नाटक संगीत से जुड़ी शंकरी कृष्णमूर्ति और काम के सिलसिले में विभिन्न स्थानों पर रहने को बाध्य कृष्णमूर्ति अय्यर के घर 1948 में जन्म लिया भारतीय शिवाजी ने। भारतीय शिवाजी को बचपन से ही संगीत का माहौल मिला, क्योंकि उनके नाना जो थे, उनका परिवार था, वो भागवत मेला का आयोजन किया करता था और उनकी माँ स्वयं संगीत से जुड़ी हुई थी, कर्नाटक संगीत से। इसी बीच पिता के काम के चलते उनका पूरा परिवार जमशेदपुर आ गया और वो 8 साल की थी जब उनकी माँ को लगा कि उन्हें भरतनाट्यम सिखाना चाहिए, लेकिन जमशेदपुर में गुरु नहीं मिल रहे थे, तो उन्होंने मद्रास से गुरु को बुलाया। धीरे धीरे और भी बच्चे भरतनाट्यम सीखने लगे और उनके गुरु जानकी रमन नृत्य सिखाते थे और उनकी माता जब वो नृत्य करते थे तो उनके लिए गाना गाती थी। क्या बात है। नृत्य और कला के साथ बड़ी होती भारतीय शिवाजी को अपनी माँ के कर्नाटक संगीत से जुड़े होने के बाद भी हिंदुस्तानी संगीत में रुचि होने लगी। उन्होंने इसकी शिक्षा भी ली। बाद में समय में पिता के स्थानांतरण के कारण अलग अलग शहरों में रहे, तो बोकारो, भिलाई, दुर्गापुर जैसे शहरों में वो प्रदर्शन भी करने लगी। 17 साल की उम्र में चार्टर्ड अकाउंटेंट डी शिवाजी से शादी के बाद ये सिलसिला थम गया और वो अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गई। बाद में जब पति काम के सिलसिले में दिल्ली बसे तो भारतीय शिवाजी को एक बार फिर अपनी नृत्य की ललक ले गई संगीत नाट्य एकेडमी और यहाँ उन्हें मिली उनकी गुरु ललिता शास्त्री और एक बार फिर भरतनाट्यम की शुरुआत हो गई। लेकिन इतना आसान नहीं था पूनम जी, क्योंकि भरतनाट्यम जब वो पहले सीखती थी तो उनके जो पहले गुरु थे वो अलग शैली में नृत्य सिखाते थे और अब जो गुरु मिली वो एक अलग शैली में नृत्य सिखाती थी। तो इसके लिए उन्हें एक बार फिर से शून्य से शुरू करना पड़ा। लेकिन उनकी मेहनत का ही फल है कि साल 1970 में वो पहली बार अपनी पहली विदेश प्रस्तुति के लिए जापान गई। यानी कि मेहनत रंग लाई। हाँ, गुरु का प्रोत्साहन उन्हें लगातार मिला और इसका नतीजा ये हुआ कि वो न सिर्फ विभिन्न जगहों पर प्रदर्शन करती रही, बल्कि उन्हें भरतनाट्यम में उच्च शिक्षा के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति भी दी गई। दिल्ली आने से उनके सामने कला की एक नई दुनिया थी। उनका ध्यान ओडिसी नृत्य की ओर भी गया। गुरु केलू चरण मोहापात्रा उन दिनों ओडिसी के प्रदर्शन पर ही काम कर रहे थे। उनके कहने पर भारतीय शिवाजी ओडिसी सीखने लगी। और ओडिसी सीखने के साथ साथ वो ओडिसी नर्तकों के लिए गाया करती थी। उन्हें अनुभव हुआ कि ओडिसी संगीत कर्नाटक संगीत और हिंदुस्तानी संगीत का मिश्रण है। इसी बीच उनके मन में मोहिनी अट्टम ने अपनी जगह बनाई। जैसे कि हम कह रहे थे कि ये जो किस्सा है वो दिलचस्प है, लेकिन ये दिलचस्प किस्सा है। तो पूनम जी, हम बात कर रहे हैं भारतीय शिवाजी की और मोहिनी अट्टम से कैसे वो जुड़ी, वहां तक हमने थोड़ा किस्सा दिलचस्प है बोलकर रोक दी थी बात। हाँ, तो ये फिर बताओ आगे क्या हुआ। बिल्कुल, तो ये भारतीय शिवाजी एक नृत्य का कार्यक्रम देखने गई थी और यहाँ नृत्यांगना इंद्राणी रहमान ने भरतनाट्यम, ओडिसी, कुचिपुड़ी और मोहिनी अट्टम का प्रदर्शन किया। भारतीय शिवाजी खुद कहती हैं कि पहली बार जब उन्होंने इस नृत्य शैली को देखा तो उन्हें इतनी भा गई ये शैली कि उन्हें लगा कि उन्हें भी सीखना चाहिए। तो वो बैक स्टेज गई और जाकर उन्होंने इंद्राणी रहमान से उनके गुरु का नाम जानना चाहा ताकि वो सीख पाए आगे। अच्छा, और भारतीय शिवाजी को ये जानकर थोड़ी निराशा हुई कि इंद्राणी रहमान के गुरु केरल के थे। केरल जाना संभव नहीं था, लेकिन कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह। बस भारतीय शिवाजी ने अपने सभी कलाकार मित्रों से पूछताछ जारी रखी और आखिर उन्हें दिल्ली में ही एक गुरु मिल गए। गुरु राधा मरार ने से जब भारतीय शिवाजी ने मोहिनी अट्टम सीखने की अपनी इच्छा जाहिर की तो मना करने का कोई सवाल ही नहीं उठता था। तो वो तो इस बात से आश्चर्य में थी कि कोई दिल्ली में मोहिनी अट्टम सीखना चाहता है।
और मोहिनीअट्टम सीखते हुए भारतीय शिवाजी को ये महसूस हुआ कि जो ये नृत्य शैली है उसके विकास के लिए बहुत कुछ नहीं किया गया। जैसे अन्य नृत्य शैलियां बदलाव के साथ आगे बढ़ रही थी, वैसा मोहिनीअट्टम के साथ नहीं हो रहा था। इसी वजह से ये शैली क्षेत्र विशेष में सिमटती जा रही थी। तो भारतीय शिवाजी अपनी जब ये सीख लिया उन्होंने, तो अपनी प्रस्तुति में वो मोहिनीअट्टम को हमेशा शामिल करती रहती। यही देखकर उन्हें एक रोज मोहिनीअट्टम पर शोध करने के लिए संगीत नाट्य अकादमी की ओर से सीनियर फेलोशिप का प्रस्ताव दिया गया और उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया। क्या बात है। और हालांकि वो केरल में किसी को भी नहीं जानती थी, इसलिए परिवार इस बात से जरा घबराया हुआ था, लेकिन वो वहां गई और यहाँ उन्हें पता चला कि तमिलनाडु से केरल कितना अलग है। यहाँ उन्हें मोहिनीअट्टम को और करीब से जानने का मौका मिला, साथ ही उन्हें केरल के पारंपरिक कला की जानकारी भी हुई। उन्हें मोहिनीअट्टम के महत्वपूर्ण अंग लास्य से भी जुड़ाव महसूस हुआ। यहाँ उन्हें ये भी महसूस हुआ कि मोहिनीअट्टम के साथ उसके पारंपरिक अंग को जोड़ना भी आवश्यक है, वरना वो अपनी पहचान खो सकता है। और अपने शोध के बल पर उन्होंने मोहिनीअट्टम में ज़रूरी बदलाव भी किए, लेकिन इसके लिए उन्होंने एक लंबा समय लिया, क्योंकि वो चाहती थी कि जो भी बदलाव किए जाएं वो स्वाभाविक तौर से आए। तो उन्हें आलोचना का सामना भी करना पड़ा, लेकिन एक कलाकार के तौर पर वो ये भी जानती थी कि एक कला को बचाने के लिए चाहे कितनी ही आलोचनाएं झेलनी पड़े, उससे फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने न सिर्फ इस बदलाव की बात की, बल्कि बतौर कोरियोग्राफर इस बदलाव को अपने प्रदर्शनों में वो लेकर भी आई। क्या बात है। और इसके साथ ही उन्होंने मोहिनीअट्टम को देश के साथ साथ विदेशों में भी पहचान दिलाई। बाद में द आर्ट ऑफ मोहिनीअट्टम और मोहिनीअट्टम नामक किताबों की सह लेखिका के तौर पर नृत्य कला की बारीकियों और इतिहास और बदलावों पर प्रकाश भी डाला। साल 1984 में उन्होंने मोहिनीअट्टम सिखाने के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र भी शुरू किया। बिल्कुल। और इसके अलावा भारतीय शिवाजी के कुछ उल्लेखनीय कार्यों की अगर हम बात करें तो उन्होंने गीत गोविंद परंपरा पर काम शुरू किया, जो कि शुरुआत में मोहिनीअट्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हुआ करती थी। साथ ही चंद्रोत्सवम, सोमस्तुति, देवगीत, अथिर और स्वान लेक आदि उनके महत्वपूर्ण कार्य हैं। थिएटर में अभिज्ञान शाकुंतलम, विद्योत्तमा के साथ साथ देश विदेश में प्रदर्शन करते हुए उन्होंने दूरदर्शन में मोहिनीअट्टम पर एक डॉक्यूमेंट्री का भी निर्माण किया। उनकी बेटी विजय लक्ष्मी ने भी मोहिनीअट्टम को अपनाया और यूएसए में एक प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना भी की है। पूनम जी, इतनी सारी बातें बहुत सी बातें, उनकी उपलब्धियां इतनी है कि हम बात आगे और भी करेंगे। और पूनम जी कह रही हैं कि उनकी तो बोलती बंद हो गई है, क्योंकि बहुत सारी बातें, इतना कुछ कैसे कोई एक व्यक्ति करता है। तो वाकई उसके बारे में जब हम सुनते हैं, उनके बारे में कुछ बातें करते हैं, तो ऐसा लगता है कि इतना सारा काम किसी ने किया अपने जीवन में। बिल्कुल, ये मेहनत और लगन ही है नेहा ना। और साल 2005 में जब पहली बार भारतीय शिवाजी ने मोहिनीअट्टम स्कॉटलैंड के इंटरनेशनल एडिनबर्ग फेस्टिवल में प्रस्तुत किया, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप और मेक्सिको जैसे देशों में प्रस्तुति देकर मोहिनीअट्टम को उन्होंने देश विदेश में एक अलग पहचान दिलाई। उनके इस योगदान के लिए उन्हें कई पुरस्कारों से नवाजा गया। उन्हें लास्य लक्ष्मी, नृत्य चूड़ामणि, कला रत्न और देश के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। अक्टूबर 2011 में नई दिल्ली में जो कॉमनवेल्थ गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी में क्लासिकल डांस हुआ था, वो भी भारतीय शिवाजी ने ही कोरियोग्राफ किया था। और मोहिनीअट्टम के लिए जो बात कहती है ना पूनम जी, भारतीय शिवाजी बहुत ही पता चलता है कि कितना वो अपनी कला से जुड़ी हुई हैं। वो कहती हैं कि इसे लेकर उनकी भावनाएं किसी माँ की तरह है, जो अपने बच्चे से बिना शर्त के प्यार करती है और वो चाहती है कि इसका अच्छी तरह से पालन पोषण हो। साथ ही एक माँ की तरह भावनाएं रखती हुई वो ये भी चाहती हैं कि मोहिनीअट्टम का देश विदेश में मोहिनीअट्टम को एक अलग पहचान मिले, जिसे उन्होंने कर भी दिखाया है और आज भी इस क्षेत्र में अपना योगदान दे रही हैं। क्या बात है। मतलब इस उम्र में भी इस क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं, ये उनकी मेहनत और लगन ही है। बिल्कुल। तो इसी तरह से पूनम जी कई बार जिया जलने लगता है अगर हमारे किसी पोस्ट पर लोगों के सही से कमेंट्स नहीं आते। तो हम कई बार पोस्ट डालते हैं, हमें लगता है अरे इसने तो लाइक ही नहीं किया। यहाँ 200 दोस्त हैं, 200 क्या 2000 दोस्त भी होते कई लोगों के, पर जो पोस्ट डालते हैं उस पे आते 2-3 लोग हैं। तो वो 2-3 हमारे सच्चे मित्र होते हैं, उनसे सोशल मीडिया के बाहर भी मिला जा सकता है। बिल्कुल। और कई बार हम मिलते भी हैं। हाँ। और
ये जैसे तुमने बोला ही ना कि लाइक नहीं करते, तो ये मतलब थम जो होता है ना, हाँ। जो आपने पोस्ट किया है, तो ये सारी चीजें होती हैं, दिमाग में बैठ जाती है, अरे ये मतलब ये क्यों नहीं किया, उसने ये किया, कैसे कर दिया। पोस्ट अगर किसी ने किया है, या रील बनाते हैं हाँ। ना आजकल ये जो इस तरह की चीजें हो रही है ना, मुझे लगता है मतलब ऐसा है कि है अच्छा है हाँ। जानकारियां तो मिलती हैं, हम लोगों से जुड़ते भी हैं, लेकिन ये है ना कि आदी नहीं होना चाहिए। ऐसी बहुत से श्रोताओं ने भी बहुत सी बातें लिखी हैं नेहा। हाँ, हमारे साथी कहते हैं कि दुनिया हमारी मुट्ठी में, ये बात हमें अच्छी तरह से याद है। जब पहली बार हम सोशल मीडिया से जुड़े थे और जब से ये हाथ में आया तब से आज तक हाथ कभी कभी ही खाली रहता है। अब तो लगता है कि अब इसके बिना अधूरी जिंदगी भी काटना मुश्किल लग रहा है। हम एक ही नहीं बल्कि पूरा परिवार भी सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है, जिसको भी जब भी मौका मिलता है बस हाथ में मोबाइल और सोशल मीडिया से जानकारियां लेते रहते हैं। रेडियो के समाचार, अखबार के समाचार और टीवी के समाचारों से भी आगे सोशल मीडिया ने अपना स्थान ले लिया है। और वैसे ही एक श्रोता ने और बात कही है कि ये सोशल मीडिया ही है जिसकी बदौलत हम आपके साथ जुड़े हैं और विविध भारती राष्ट्रीय सेवा में आपसे दिल की बात कर सकते हैं। ये फायदे हैं बिल्कुल। और हर चीज जिसके फायदे भी हैं तो नुकसान भी है, हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम इससे कितना फायदा ले सकते हैं। खासकर हमारी वो जवान पीढ़ी इसकी लपेट में है, वक्त अपना बर्बाद करती है। हमें ये करना है कि हम सोशल मीडिया पर ऐसी पोस्ट डालें जिससे हमें ज्ञान मिले, न कि ऐसी पोस्ट जो वक्त बर्बाद करे। तो देखिए, ये तो सोचने की बात है कि हमें ऐसा लगता है कि हम जब अपने यार दोस्तों के बीच मिलते हैं, बैठते हैं, तो बेसर पैर की बहुत सारी बातें होती हैं जिसमें हमें ऐसा नहीं, हमें लगता है कभी कभी हमें कुछ ज्ञान मिल गया है। हाँ। तो वो क्या है, नौजवान पीढ़ी के बारे में जैसे उन्होंने कहा, तो पीढ़ी दर पीढ़ी सारी बातें और उनका असर अलग होता जाता है। तो ज्ञान की बातें भी हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं जो सोशल मीडिया से जुड़े हैं वो पूरी तरह से वो देते हैं। बहुत से जो हमारे साथी जो हम उम्र हैं हमारे, वो भी बहुत सारी ज्ञान की बातें बताते हैं हल्के फुल्के ढंग से, कभी कुछ गंभीर मुद्दे भी उठाते हैं। हाँ, और नेहा कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे इन्होंने बोला कि बेसिर पैर की बात होती है, तो कई लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी बातों को या अनुभव को साझा करते हैं कहानी के तौर पे। हाँ। ना, तो उनसे भी हम सीख ले सकते हैं। ये तो हमारे ऊपर है कि हम किस बात से क्या सीख ले रहे हैं। बिल्कुल। और हमारे एक साथी कहते हैं कि सोशल मीडिया दिवस की खास बात यह है कि आज सोशल मीडिया की पहुंच हर जगह है। कोई भी खबर उसे निकालने में भले ही देर हो जाए, पर उस खबर को पहुंचने में कुछ समय ही लगता है। सोशल मीडिया के फायदे अनगिनत हुए हैं। सबसे बड़ा फायदा समय की बचत हुई है। सूचना क्रांति में क्रांतिकारी बदलाव दिख रहा है। विज्ञान, खेल, शिक्षा, वाणिज्य के क्षेत्र में सोशल मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो जैसा कि इन्होंने कहा कि फटाफट चीजें पहुंच जाती हैं, तो उसका नुकसान ये होता है कि अफवाह भी अगर कोई फैलाता है तो हम उसे शेयर करते जाते हैं और इससे बहुत सारे नुकसान हो जाते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं होता है। तो इसलिए सत्यता की आप परख कर लें पहले। किसी जो भी सुरक्षित, जो भी ऐसे स्थान हैं जिनके पर हमें पूरी तरह से हम आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं, ऐसी जगहों से जब हमें कोई सूचना मिलती है तो हम उसे जरूर आगे भेज सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं। नहीं तो कहीं पर कुछ गिर गया, या जो बीच बीच में आता था कि नमक नहीं मिलेगा और सब खरीदे जा रहे हैं, तो इस तरह की जो अफवाहें हैं उनके बारे में हमें सोच परख करना होगा कि ये सही है या नहीं है। ये हमें इस बात के बारे में सोचना चाहिए, दोबारा इसे जांचना चाहिए, फिर आगे भेजना चाहिए। बिल्कुल। और ये तो जैसे बोला ही इन्होंने, और वैसे एक श्रोता है, उन्होंने ये भी कहा है कि सोशल मीडिया की शुभकामनाएं दी इन्होंने, और विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर हम सभी मित्र हमेशा जुड़ते हैं और आगे भी जुड़ते रहेंगे, और आपका आभार, इन्होंने ये कहा है। और साथ में एक श्रोता ने ये कहा है कि आज बहुत से दिवस मनाए जा रहे हैं, सखी सहेली के माध्यम से ये जानकारी मिलती है हमें सोशल मीडिया दिवस से। तो ये भी सही, सोशल मीडिया के जरिए बहुत सारी जानकारियां हम तक मिलती हैं। और हमारे एक साथी ने कहा है कि सोशल मीडिया दिवस पर सोशल मीडिया के बारे में कोई बेहतर उपयुक्त अच्छी जानकारी अगर विविध भारती प्रोवाइड करें तो अच्छा रहेगा। इसको चलाना तो हमें आने लग गया है, लेकिन इसके कुप्रभाव से कैसे बचा जा सकता है ये भी जरूर बताया जाए, जो कि हमारे साथी भी बता रहे हैं और हम भी बातों बातों में वो चीजें बता रहे हैं। बस ये है कि इस फोन है, खासकर कहा जाता है ना कि कुछ लोग ऐसे भी आदी हो जाते हैं ना नेहा, कि फोन लेकर बिस्तर पे चले गए सोने से पहले। कुछ लोग इस बात के आदी हो जाते हैं कि फोन देखे बिना उन्हें नींद ही नहीं आती। हाँ। तो इस तरह की चीजों से बचे,
जो हम खुद ही कर सकते हैं। हाँ, जैसे सोशल मीडिया का उपयोग करते हुए अगर आपका नकारात्मकता बढ़ रही, जैसे हमने बात की कि हमारी पोस्ट पर तो कोई नहीं आता, तो इस तरह की शिकायतें करते हुए लोग नजर आते हैं कि आप हमारी पोस्ट पर नहीं आते, गुस्सा हो जाते हैं एक दूसरे से, या कमेंट के जरिए गुस्सा हो जाते हैं एक दूसरे से कि आपने ऐसा क्यों बोला, हमने तो इस बात को इस तरह से कहा था। तो सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा माध्यम है जहां हम एक दूसरे के नजरिए को समझ सकते हैं कि एक ही चीज के अलग अलग नजरिए हो सकते हैं जो कमेंट्स के जरिए समझ आते हैं। क्योंकि पोस्ट हमने मान लीजिए कोई दूसरी की है, शायद हमारी भावनाएं अलग हैं उसमें, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति शायद उस पर हंसने का रिएक्शन दे दे, कोई उसमें दुख का रिएक्शन दे दे, कोई उसमें केयर का रिएक्शन दे दे। तो इस तरह से अलग अलग रिएक्शन आ जाते हैं। उससे भी हम समझ सकते हैं कि एक ही बात अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग तरह से उन तक पहुंच जाती है। तो भाई लेकिन ये भी है कि इन सब चीजों को बहुत ज्यादा मन से नहीं लगा, हाँ, ज्यादा उसको मतलब सीरियसली ना लें। हाँ, कि भाई ठीक है, जिनको जो समझ में आया उन्होंने वैसा उसका रिएक्शन दिया, तो उसकी ज्यादा चिंता ना करें। और जो आप लिखना चाहते हैं, जो आप जानकारी देना चाहते हैं, वो करते रहें। बिल्कुल, और साथ में रहें और साथ में गीतों के साथ रहें। नेहा भाई, मौसम की बात हो रही थी तो बहुत से श्रोताओं ने ना गर्मा गर्म पकौड़ों का व्यंजन लिख के भेजे हैं, व्यंजन। तो लेकिन सबसे वो जो कह रहे जीने के अलग अंदाज सिखा देंगे, तो अलग अंदाज में क्या किया जा सकता है, पकोड़े के अलावा क्या बनाया जा सकता है। तो हमारे साथी ने बताया कि नमकीन भजिए तो सभी बनाते हैं, लेकिन साथ में मीठे पुए बनाओ तो मजा दुगना हो जाएगा। इसके बारे में किसी ने सोचा नहीं ज्यादा। तो इसके लिए चाहिए 2 कप आटा गेहूं का, 1/4 कप शक्कर मिलाकर पानी डालकर घोल बना लें। ज्यादा पतला नहीं करें क्योंकि शक्कर से पतला होता ही है, तो बाद में पानी जरूरत के हिसाब से डालें। ज्यादा गाढ़ा या पतला ना हो, अच्छे से फेंट लें। इलायची पाउडर और खसखस डालकर गरम तेल में तलें और अचार चटनी से मजा लें। तब तुरंत बदल गया मामला। इसमें कई बार काली मिर्च भी डाली जाती है साबुत, तो वो बीच में जब आती है ना मीठे के बीच में, तो बड़ा आनंद आता है। और बहुत सी जगहों पे जो रथ यात्रा होती है उस दिन जरूर बनता है पुए। वैसे ये जो पुए की बात कर रहे हैं ना, इसमें चाहें तो नारियल काट के आप डाल सकते हैं, आटा जो है। और एक जैसे इन्होंने घोल की बात करी है, तो एक पुआ और बनता है जिसमें जो गेहूं का आटा है उसे रोटी की तरह जैसा मारते हैं ना। अच्छा, तो वैसा मारा जाता है उसको, वैसा जो है उसकी जो लोई बनाई जाती है और उसको बेल के फिर घी या तेल में तलते हैं। तो ये मीठा रहता है, उसके ये भी मीठा रहता है। जैसा इन्होंने बताया कि गेहूं का आटा लेना है, शक्कर लेना है, और जैसे इन्होंने घोल बताया तो उसको आटे तो शक्कर वाले पानी से उसे हम लगा लें और उसके बाद तल दें। ये भी बड़ा अच्छा है। ड्राई फ्रूट्स भी आप डाल सकते हैं, जो मतलब आपकी खाने की। घर में रबड़ी बनाए, रबड़ी मालपुए खाए जाते हैं। क्या है, बारिश में तो वैसे भी व्यायाम करने हम कहीं जा नहीं पाते, तो थोड़ा वजन बढ़ाया जाए घर में बैठकर, ऐसी रेसिपीज बताई जा रही। बिल्कुल। और एक श्रोता है, उन्होंने नमकीन जो भुट्टे के पकौड़े बताए हैं। वाह वाह वाह। मौसम में तो भुट्टा वैसे ही बहुत स्वादिष्ट लगता है। तो 4 ताजे नरम भुट्टे ले लें, 1 कप बेसन, 1 बारीक कटी प्याज, 1 चम्मच हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट, चुटकी भर हींग, 1 चम्मच सौंफ, नमक, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, तलने के लिए तेल। आगे इन्होंने लिखा है कि भुट्टे बनाने के लिए सबसे पहले आप भुट्टों को कद्दूकस कर लें। यानी कि ये बोल रहे हैं कि जो भुट्टा होता है ना, उसको कद्दूकस कर लेना है जी। अब इसमें बारीक कटे प्याज, नमक, अदरक, हरी मिर्च का पेस्ट, हींग, सौंफ और धनिया डालकर मिश्रण को अच्छे से मिला लें। पकौड़ों के लिए गाढ़ा घोल तैयार कर लें। कढ़ाई में तेल को अच्छे से गर्म होने दें। इसमें भुट्टे को जो तैयार मिश्रण है पकौड़े का, उसको मीडियम आंच पर सुनहरा होने तक फ्राई कर सकते हैं। फिर इसमें किचन पेपर पर निकाल लें ताकि एक्स्ट्रा तेल पेपर सोख कर ले। और अब गर्मा गर्म पकौड़ों को बारिश के मौसम में चाय के साथ एंजॉय करें। तो बड़ा अच्छा है। और फल के पकोड़े बताते हैं। चलिए, अब जब बात मीठे पकोड़ों की तरफ चली गई है, मतलब नमकीन भी तो बीच में आ गया, लेकिन फल के भी पकोड़े बनाए जाते हैं, भी हल्के मीठे भी होते हैं। तो चलिए उसे मीठे में ले लेते हैं हम। तो दूध में एक साधारण आटा आप जो लेते हैं वो दूध और दालचीनी का घोल चाहिए। और फलों को काट सकते हैं, इसके लिए आप सेब ले सकते हैं। और जब केले पक जाते हैं तो वो ये सारे फल आप इसमें लेकर के
मिला लीजिए और उनको बैटर में डुबा करके और पकोड़े जैसे बनाते वैसे बना लीजिए। तो ये मीठा रहेगा और ये बड़ा अच्छा लगता है। और चाहे तो आइसिंग शुगर जो होती है वो छिड़क सकते हैं, चॉकलेट सिरप जो होता है वो लगा सकते हैं और बिल्कुल मुंह में जब खाएंगे तो रॉक एंड रोल। यानी कि नमकीन और मीठे का जो मिश्रण होगा वो ना वाकई क्या कहने। और आजकल तो आइसक्रीम के पकोड़े बना दिया, बिल्कुल आजकल तो आइसक्रीम के पकोड़े भी बनते हैं। हम कह सकते हैं पकोड़ों के जरिए हम फल खा रहे हैं। वही कहा ना, हेल्दी पकोड़े। कोई कहे कि आप फल नहीं खाते तो हम कहें कि इस तरह से हम खा लें। खाते हैं तो भाई इस तरह से पकोड़े बना के आप बारिश का मजा ले सकते हो। भाई चलने का वक्त तो हो चुका है। अब हम भी चलते हैं। तो चलने से पहले सभी श्रोताओं, सखियों, सहेलियों को निहा शर्मा और पूनम त्रिपाठी का नमस्कार।